डीएनए मित्रों, आज दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र के लिए सबसे विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए क्योंकि आज तक जो महिलाएं देश की राजनीति में उपेक्षित रहीं, जिन्हें संसदीय राजनीति में समान मौका नहीं दिया गया, चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाली जो महिलाएं आज तक पुरुषों की कृपा पर अटकी रहीं, उनके संवैधानिक अधिकार को पूरा करने का विधेयक आज संसद में रखा गया। मित्रों, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक समाज के हर वर्ग, खासकर महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व न मिले। आज उस अधूरे राजनीतिक लोकतंत्र को पूरा करने का दिन है, क्योंकि महिलाओं को चुनावी राजनीति में आरक्षित अधिकार देने के लिए संसद में बहस हो रही है। इसके लिए 3 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है। आज एक साथ 3 विधेयक पेश किए गए। इस बिल के पास हो जाने के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। अभी जो संसद में 14% से कम महिला सांसद हैं, वो बढ़कर कम से कम 1/3 हो जाएंगी। 3 साल बाद जब लोकसभा चुनाव होगा तो संसद की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। चुनावी राजनीति में 78 साल से उपेक्षित आधी आबादी को जब मौका देने की तैयारी हो रही है, तब भी कुछ सियासी दल किंतु परंतु क्यों कर रहे हैं? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की राजनीति में परिसीमन पर सवाल उठाकर क्या इसे लटकाने की कोशिश की जा रही है? कैसे महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है? इन्हीं सवालों को आज हम आपके लिए सरल भाषा में डिकोड करेंगे। मित्रों, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, किसी भी राष्ट्र की प्रगति और सफलता का मापदंड यह है कि उसने अपनी महिलाओं को कितनी शक्ति, स्वतंत्रता और नेतृत्व के अवसर दिए हैं। यही अवसर देने के लिए आज लोकसभा में एक साथ 3 बिल पेश किए गए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 2 विधेयक पेश किए, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने 1 विधेयक सदन के पटल पर रखा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं वो तीनों विधेयक कौन कौन से हैं। पहला, संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों का पुनर्गठन करना है। इस विधेयक में लोकसभा की सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। सीट बढ़ाने के लिए परिसीमन की आवश्यकता होगी, इसलिए दूसरा परिसीमन विधेयक 2026 पेश किया गया। यह विधेयक देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा तय करने के लिए एक नए परिसीमन आयोग के गठन का रास्ता साफ करेगा। यह आयोग बढ़ी हुई सीटों के हिसाब से नए चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करेगा। और तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। यह विधेयक दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों में संशोधन करने के लिए लाया गया, ताकि वहां भी नए सीट आवंटन और आरक्षण के प्रावधानों को लागू किया जा सके। कुल मिलाकर ये तीनों बिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसका उद्देश्य महिलाओं की शक्ति, स्वतंत्रता और नेतृत्व के अवसर को बढ़ाना है। जो प्रक्रिया हो रही है वो संवैधानिक है, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, इसलिए आप इस विश्लेषण को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, परिसीमन विधेयक और यूटी संशोधन बिल 2026 को साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। मतलब सदन में जितने सदस्य उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा सदस्यों के समर्थन से ये दोनों बिल पास हो जाएंगे। लेकिन जो पहला और मूल बिल है, उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। संविधान संशोधन के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं। अगर सभी सदस्य सदन में उपस्थित हों तो इस हिसाब से महिला आरक्षण के लिए 362 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। इस समय लोकसभा में एनडीए के 293 सदस्य हैं। इस हिसाब से सरकार को कम से कम 69 विपक्षी सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है। यानी महिला आरक्षण का रास्ता साफ करने के लिए सरकार पूरी तरीके से विपक्ष पर निर्भर है। ये बात सरकार भी जानती है। आज जब प्रधानमंत्री संसद में संवाद कर रहे थे, तब उन्होंने विशेष रूप से कहा कि इसे राजनीति से परे देखने की आवश्यकता है। हम आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं। सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं।
क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। मित्रों, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कहा था, सत्ता में महिलाओं की भागीदारी केवल अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र की मजबूती है। इसी मजबूती के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने की तैयारी है और लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कम से कम 281 तय करने के लिए ही संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पास करने पर बहस हो रही है। लेकिन कई विपक्षी दल अपने फायदे नुकसान की दूरबीन से इस बिल को देख रहे हैं और उसमें से मीन मेख निकाल रहे हैं। संसद में जब महिलाओं के प्रतिनिधित्व का रास्ता तैयार हो रहा है तो प्रियंका गांधी उसमें जाति की शर्तें लगा रही हैं। महिला आरक्षण में SC ST के लिए सीटें आरक्षित हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि OBC को भी इसमें शामिल करने की जरूरत है। संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच आज की चर्चा का एक अंश अब आपको सुनाते हैं। ये प्रस्ताव करता हूं कि परिसीमन विधेयक 2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। Bill is completely a fundamental attack on Indian federal structure, sir. This government want to completely hijack the constitutional protection. जाति जनगणना करने का निर्णय कर लिया है। राजनीति की बू इसमें पूरी तरह से घुली हुई है। परिसीमन का आधार बनाकर प्रधानमंत्री जी OBC वर्ग का ये हक छीनना चाहते हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, हमने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं, आप कह रही हो कि इससे मैनिपुलेशन होगा, तो आपने अगर उस वक्त एक्ट का उपयोग कर मैनिपुलेशन किया होगा। जिस समय कानून पारित हो उसी समय लागू हो जाए और 500 जो हमारे 543 है, लोकसभा की जो वर्तमान जो हमारी ताकत है उस पर लागू हो जाए, उसको परिसीमन के साथ मत जोड़े। मित्रों, जब संसद में सदस्य बढ़ेंगे तो लोकसभा क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, इसीलिए परिसीमन करना पड़ेगा। अब समझिए परिसीमन क्या होता है। सीटों का परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश या राज्य के भीतर लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं को फिर से निर्धारित किया जाता है। लोकसभा की जो 543 सीटें हैं उनमें से हर एक निर्वाचन क्षेत्र की भौगोलिक सीमा बदल दी जाएगी। अभी जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें कुछ इलाके कट जाएंगे, कुछ जुड़ भी सकते हैं। जब 307 सीटें बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर ज्यादातर निर्वाचन क्षेत्र छोटे हो जाएंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात लगभग समान रहे ताकि हर व्यक्ति का वोट दूसरे के बराबर मूल्य रखे। मित्रों, पिछले 50 साल से परिसीमन देश में नहीं हुआ है। देश की जनसंख्या 85 करोड़ से 150 करोड़ हो गई है, लेकिन लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या उतनी ही रही। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए पहली बार इंदिरा गांधी सरकार ने लोकसभा की सीटें फ्रीज यानी स्थिर कर दी। फिर 2002 में 84वें संशोधन के जरिए इस फ्रीज को 2026 तक बढ़ा दिया गया। इस साल यह समय सीमा खत्म हो रही है। मित्रों, परिसीमन के साथ साथ महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की तैयारी है, लेकिन सवाल है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्यों सरकार अभी महिला आरक्षण को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है? क्या यह शुद्ध रूप से सियासत है या फिर इसकी वजह कुछ और भी है? मित्रों, इसे समझने के लिए हम आपके सामने संसद के कुछ ऐतिहासिक तथ्य रखने जा रहे हैं। 1952 में जब देश में पहली बार चुनाव हुआ तब 6 महिलाएं जीतकर संसद पहुंची थी। ये कुल सदस्यों की लगभग 4.5% संख्या थी। 1984 में जब इंदिरा गांधी की अगुवाई में चुनाव हो रहा था तब 44 महिलाएं सांसद बनी थी, 8% से थोड़ा सा ज्यादा। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी महिला भी थी और वो सत्ता में महिलाओं की भागीदारी की पक्षधर भी थी। 2009 में जब दूसरी बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तब अलग अलग दलों से 59 महिला कैंडिडेट जीती थी, जो कुल सदस्यों के करीब 11% थी। 2019 में जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और बीजेपी ने जीत हासिल की तब सबसे ज्यादा 78 महिला सांसद लोकसभा में पहुंची। ये 14.5% के करीब थी। और अब जब तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी
तब 2024 में सिर्फ 74 महिला सांसद जीतकर लोकसभा पहुंची। ये पिछले चुनाव से भी लगभग 1% कम है। सोचिए क्या स्थिति है चुनावी राजनीति में महिलाओं की। 543 सदस्यों में सिर्फ 74 महिलाएं। मित्रों, हम आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे जो बहुत ही विचारणीय है, ध्यान से सुनिएगा। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश में 4,666 सांसद और विधायक हैं। 4,666, उनमें से सिर्फ 464 महिलाएं हैं, मतलब 10% से भी कम। इसलिए महिला आरक्षण का रास्ता बनाया जा रहा है, जिससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा और उनकी राजनीतिक शक्ति भी बढ़ेगी। डीएनए मित्रों, लंबे समय तक विधानसभा से लेकर लोकसभा तक की सदस्य रही सुषमा स्वराज ने कहा था कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी न केवल आवश्यक है, बल्कि लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, समावेशी और प्रभावी बनाती है। मित्रों, सुषमा जी ने जो कहा वो आंकड़ों में भी दिखाई देता है। 17वीं लोकसभा में यानी 2019 से 24 के दौरान महिला सांसदों ने संसद में औसतन 185 प्रश्न पूछे, जबकि पुरुष सांसदों ने औसतन 168 प्रश्न ही पूछे। यानी प्रश्न पूछने के मामले में महिलाएं पुरुष प्रतिनिधियों से लगभग 10% आगे रहीं। जब 2025 में नारी शक्ति वंदन विधेयक आया, तब उस पर भी बहस में 32 महिला सांसदों ने भाग लिया और यह सत्र 132% प्रोडक्टिविटी के साथ ऐतिहासिक रहा। प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने में महिलाएं आरक्षित और सामान्य दोनों सीटों पर समान रूप से सक्रिय रहीं। संसद में उपस्थिति के मामले में भी महिलाएं पुरुष सदस्यों के बराबर रहीं। मतलब जब जब मौका मिला, महिला सदस्यों ने यह साबित किया कि अगर वो राजनीति में आगे आईं तो वो और बेहतर करेंगी। उन्हें सिर्फ मौके की तलाश है, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है कि भारतीय राजनीति पुरुष प्रधान है। जो पुरुष चाहेंगे वही होगा, इसलिए महिला आरक्षण का रास्ता बनाया जा रहा है। मित्रों, आज जिस विधेयक पर बहस हो रही है उस पर कल वोटिंग होगी। अगर बिल पास हो जाएगा तो महिलाओं की शक्ति बढ़ने के साथ साथ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसे ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा की 80 सीट हैं, जो बढ़कर 120 हो जाएंगी। बिहार में 40 सीटें हैं, जो परिसीमन के बाद 7 सीटें हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में 29 से 43 और राजस्थान में 25 की जगह 37 सीट हो जाएंगी। तेलंगाना में अभी 17 सीट हैं, जो परिसीमन के बाद 26 हो जाएंगी, जबकि तमिलनाडु में 39 से बढ़कर ये 59 हो जाएंगी। लगभग 50% सीटें हर राज्य में बढ़ जाएंगी। लेकिन विपक्षी पार्टियों का सीधा सीधा आरोप है कि परिसीमन के नए फॉर्मूले से दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व घट जाएगा। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, वो आपको सुनना चाहिए। 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। तो जरा भी नुकसान कर्नाटक को नहीं होगा। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की, और अब की स्थिति में उसका प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60 है, 4.60। अब इसमें भी 50% लगभग वृद्धि होगी, तो सीटें हो जाएगी 38 और 4.60 की जगह 4.65% उनकी शक्ति हो जाएगी। मित्रों, सरोजनी नायडू ने कहा था कि हम चाहते हैं कि महिलाओं की आवाज और भागीदारी राजनीति में और मजबूत हो। और मित्रों, ये मजबूती उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम की राजनीति करने से कभी संभव हो ही नहीं सकती। अगर सही मायने में सभी दल ये चाहते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, तो उन्हें जाति, धर्म और क्षेत्र की राजनीति से ऊपर उठना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी तो सबको फायदा होगा। हर राज्य में सीटें बढ़ेंगी, हर दल के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी और इससे एक फायदा जनता को भी होगा, क्योंकि देश के सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या समान नहीं है। कहीं 2.5 लाख मतदाता हैं तो कहीं वो संख्या 30 लाख तक पहुंच जाती है। यानी भारत में एक लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या में 10 गुना तक का अंतर है। भारत में औसतन 25,80,000 वोटर पर एक सांसद है। 1952 में 7,40,000 वोटर पर एक सांसद था। अब यही अनुपात 3.5 गुना ज्यादा बढ़ चुका है।
सोचिए 1952 में करीब 7.5 लाख मतदाताओं पर एक सांसद था और इस समय 25.5 लाख मतदाताओं पर एक सांसद है। मित्रों, जो प्रस्तावित 850 सीटें हैं वो लागू हो जाएंगी तो भी यह स्थिति अमेरिका की तुलना में कम ही रहेगी। आधुनिक संदर्भ में अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और हम यानी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन दोनों देशों के प्रतिनिधि के कामकाज में बहुत बड़ा अंतर है। 17वीं लोकसभा में भारत में औसतन 60 से 70 दिन काम हुआ, जबकि अमेरिका में 130 दिन से ज्यादा काम हुआ। 2019 से 2024 के बीच भारतीय संसद में सिर्फ 29% काम हुआ, जबकि अमेरिका में 75% काम हुआ। कमेटी ने जो बिल रेफर किए उससे सिर्फ 10% ही भारतीय संसद में पास हुए, जबकि अमेरिका में 95% पास हुए। अमेरिका में ज्यादा काम हुआ, वहां पर प्रतिनिधियों की संख्या अधिक है। आज हमने डीएनए की शोधशाला में प्रतिनिधित्व को लेकर अमेरिका के साथ भारत की तुलना की और हमने ये जानने की कोशिश की कि अमेरिका की तरह ही सहज रूप से काम करने में भारत की संसद में कितने सांसदों की जरूरत होगी। अमेरिका में 435 सांसद हैं, यानी वहां पर तकरीबन 7,70,000 लोगों पर एक सांसद है। इसी हिसाब से अगर देखें तो भारत की जनसंख्या के अनुपात में यहां पर 1818 सांसदों की जरूरत होगी। मित्रों, यह जनसंख्या के अनुपात में की गई गणना है जो हमने आपको बताई है। अब हम आपको साइंटिफिक तरीके से बताते हैं। 1972 में अमेरिकी वैज्ञानिक यूसी इरविन ने एक सार्वभौमिक क्यूबा रूट लॉ दिया था जो दुनिया की सभी संसदों पर लागू होता है। हमने अपनी शोधशाला में इसी आधार पर गणना की तो पता चला कि भारत में कम से कम 1119 लोकसभा सीटों की आवश्यकता है। इस हिसाब से देखें, अभी जो प्रस्तावित सीटों की संख्या है वो भी कम है। मित्रों, यहां हम आपको एक अतिरिक्त जानकारी और देना चाहेंगे। अगर सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा। आरटीआई के अनुसार 2014-18 के बीच में एक लोकसभा सांसद पर 71,29,000 रुपए का खर्च आया था। उस हिसाब से भी अगर गणना करें तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 850 होने पर हर साल देश पर 2,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। लेकिन दूसरी सच्चाई यह है कि देश की आधी आबादी की शक्ति भी बढ़ेगी। निर्वाचन क्षेत्र छोटा होगा तो संसद का जो सांसद है उसका जनता से जुड़ाव बढ़ेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह बिल पेश किया गया है। मित्रों, आज जिस संशोधन विधेयक पर बहस हो रही है उसके पास होने के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी तो 33% बढ़ जाएगी, लेकिन इसमें राज्यसभा की सीट बढ़ाने या उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का कोई प्रावधान फिलहाल नहीं है। सूत्रों का कहना है जब यह विधेयक पास हो जाएगा उसके बाद राज्यसभा की सीट और महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल बात लोकसभा और विधानसभा की ही है। अगर सीटें बढ़ेंगी तो फिर स्थिति बाद में देखने को मिलेगी।